अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत किस्त नंबर 16। देखो बुज़ुर्गों, मैं जवान आदमी हूँ। सुरीली मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए, उसके पिता की तरफ से मैं ये जुर्माना अदा करूँगा। ठीक है, मान लो बुज़ुर्गों, अगर सुरीली इससे ब्याह करने पर राज़ी हो जाती है तो मैं खुशी से इसके हक़ में दस्तबरदार हो जाऊँगा, माधु ने कहा। तो फिर फैसला सुरीली पर रहा। बूढ़े इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए और मामला सुरीली पर छोड़ दिया गया। लेकिन माधु को इस कैद खाने में बंद कर दिया गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से रुखसत हो गए। मैं दिलचस्पी से उस तमाम सूरत हाल को देख रहा था। शायद तीजा मिल के ख़ास आदमियों में वही 4 सपेरे थे जो उसके साथ मसरूफ़ रहा करते थे। जब तमाम लोग चले गए तो तीजा मिल ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम लोगों ने सुना ये सब क्या हो रहा है? हाँ सरदार तीजा, बस्ती खाली करते हैं। ये लोग तो खाली कर दें, हम तेरे पास हैं। सुरीली तेरी मोहब्बत में है, वो तेरे साथ रहेगी। अरे नहीं पगलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो सरदार। सोच रहा हूँ, तीजा ने कहा और गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, सुरीली को यहाँ बुला कर लाओ, मैं उससे बात करूँगा। भगवान करे ऐसा ही हो, घुराज ने ठंडी सांस लेकर कहा। तीजा के साथी वापस आ गए, लेकिन वो तनहा नहीं थे। सुरीली उनके साथ थी। उसके अलावा वो 6 बूढ़े और सुरीली का बाप भी उसके साथ आया था। तीजा अंदर से निकल आया और उन सब को देखकर वो चिढ़ गया। ये लोग क्यों आए हैं? तूने सुरीली को बुलाया था बात करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी। मैं सरदार हूँ, उसने गुस्से भरे लहजे में कहा। वो एक कंवारी कन्या है, उसे जो कुछ कहना चाहते हो सबके सामने कह सकते हो। तुम लोग मेरे गुस्से को जगा रहे हो, सरदार ने तेज लहजे में कहा। क्या करेगा कोई, हमारा जान से मार देगा। ये अच्छा होगा, जल्दी फैसला हो जाएगा। बस्ती वाले सरदार से पूरी तरह वाकफ़ हो जाएंगे, बूढ़ी ने कहा और तीजा पीछो ताब खाने लगा। फिर उसने कहा, मुझे सुरीली से बात कर लेने दो, मैं उसे प्रेम से समझाऊंगा। सुरीली, अब मैं बस्ती का सरदार बन चुका हूँ, तुझे पता चल गया होगा। मैं तुझे बचपन से ही चाहता हूँ। अगर तू मुझसे ब्याह कर लेगी तो मैं तुझे रानी बनाकर रखूँगा। सारे संसार की खुशियाँ तेरे कदमों में डाल दूँगा। माधु तुझे क्या देगा? हसीन लड़की हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी और ऐसी थी कि उसके लिए जंग हो सके। लेकिन हुस्न के साथ जहानत की आमेज़िश मैंने पहली बार देखी। वो ज़रा भी ना घबराई और उसने साफ लहजे में कहता, तू ठीक कहता है तीजा। सचमुच अगर मैंने माधु से ब्याह कर लिया तो हमें सुख का एक पल भी नहीं मिलेगा। तू मुझसे प्रेम करता है तो एक बात तो बता मुझे तीजा, तू मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है या अपनी सरदारी से? सुरीली ने कहा और तीजे का मुंह हैरत से खुल गया। बूढ़े भी चौंक पड़े थे। कुछ देर बाद तीजा ने कहा, तू कहना क्या चाहती है? सरदार तीजा ने हैरत से सुरीली की तरफ देखा। अगर मैं तुझसे कहूँ कि मेरे लिए सरदारी छोड़ दे और अपनी जगह माधु को सरदारी सौंप दे तो क्या तू मान जाएगी? मुझसे चालाकी कर रही है सुरीली, तीजा गुस्से से बोला। यही समझ ले, मैं माधु से भी यही सवाल करती हूँ। माधु, तुझे अगर सरदारी मिल जाए तो क्या तू खुशी से सगाई तोड़ देगा? हरगिज़ नहीं, माधु बोला। अब क्या कहता है तेजा? सुरीला ने पूछा। मैं समझ गया हूँ, ये बूढ़े तुझे सिखा कर लाए हैं, तीजा ने गुस्से में कहा। अरे मुझे कोई क्या सिखाएगा, मैं खुद सीखी हुई हूँ। इनमें से कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। तू इन सब को मार देगा अगर जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है। अगर तू सरदारी छोड़ दे तो मैं तेरा प्रेम स्वीकार कर लूँगी। मेरा भी कुछ मान है, कुछ चाहती हूँ मैं। और अगर तूने मेरी शर्त ना मानी तो क्या मैं ज़बरदस्ती तेरी हो जाऊँगी? हरगिज़ नहीं, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकेगा, मगर मौत तो मेरे बस में है। मैं जीती तुझे ना मिलूँगी, समझा तीजा? तेजा बेबस निगाहों से उसे देखता रहा। कुछ देर खामोश रहकर उसने कहा, अगर तू सच्ची है सुरीली तो सुन,
इस शर्त के सिवा अगर तू कोई और शर्त रखेगी तो मैं मान जाऊंगा। ये बूढ़े तुझे जो कुछ सिखा कर लाए हैं मैं उसे नाकाम बनाना चाहता हूँ। शीशनाग की सौगंध, इसके अलावा तेरी हर शर्त पूरी करूँगा। अगर ना कर सका तो फिर तू मेरी ना होगी और मैं तुझसे दस्तबरदार हो जाऊँगा। सोच ले तीजा मिल, सुरीली मुस्कुराकर बोली। अच्छी तरह सोच लिया है और सौगंध भी खाई है। तो फिर मैं भी शीशनाग देवता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर तूने मेरी दूसरी शर्त पूरी कर दी तो मैं सिर्फ तुझसे ब्याह करूँगी। तू मुझे दूसरी शर्त बता, सिर सरदार तीजा ने तैश में आकर कहा। तूने शीशनाग पकड़ लिया है तो फिर नागरानी भी पकड़ ले, तो मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगी। एक जोड़ी शीशनाग और एक नागरानी की होगी और दूसरी हमारी होगी। तीजा मिल के चेहरे पर पसीना आ गया। बूढ़े हैरत से आंखें फाड़कर दोनों तरफ देखने लगे। उस कल की छोकरी ने तो उनके सारे तजर्बे की नाक कटवा दी। तीजा मिल कुछ देर कशमकश का शिकार रहा, फिर बोला, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। सरदार तीजा ने तैश में आकर सुरीली की शर्त कबूल कर लिया था, तो फिर मुझे भी मंजूर है और मैंने सौगंध खाई है। और मैं जानती हूँ कि सौगंध तोड़ने वाले को तीर मारकर हलाक कर दिया जाता है। ऐसा तो मुझे करना था सुरीली। मैं खुद ये चाहता था कि मैं नागरानी को पकड़ लूँ, मगर इस बीच में माधु गोराज को आज़ाद नहीं करूँगा। ये तेरा मामला है, मैं उसमें दखल नहीं दूँगी। बुजुर्गों, फैसला हो गया है। अब तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हमें एतराज़ का क्या हक है? तमाम बूढ़ों ने बीक वक़्त कहा और फिर वो सुरीली को लेकर वहाँ से चले गए। तीजा मिल ने मेरी तरफ देखकर कहा, शीशनाग बेगौनत, मेरी सहायता तुम ही करोगे। एक तरफ तुम्हारी जोड़ी बनेगी और दूसरी तरफ मेरी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ा। मैंने सोचा कि ज़रूर तीजा मिल, तेरी जोड़ी तो मैं ऐसी बनाऊंगा कि तू याद रखेगा। गोराज और माधु बदस्तूर कैद में थे। तीजा मिल ने अपने चारों साथियों को तलब किया और उनसे बोला, असल में नागरानी की तलाश की इच्छा तो मेरे दिल में बहुत पहले से थी और मैं शीशनाग और नागरानी की जोड़ी मुकम्मल करना चाहता था, लेकिन सुरीली ने यह शर्त लगाकर इस काम में ज़रा जल्दी पैदा कर दी। मैं समझता हूँ कि सुरीली ने भी ये भी अच्छा ही किया है और सच है कि सुरीली का ख्याल मेरे मन में हमेशा से है। ये माधु इस काबिल कहाँ कि उसे आता ही क्या है, सपेरों की बस्ती का सबसे निकम्मा लड़का। ये सुरीली जैसी सुंदर नार को क्या दे सकेगा। ये भी अच्छा ही हुआ कि सुरीली ने यह शर्त लगा दी और मुझे देवताओं पर पूरा यकीन है कि नागरानी की तलाश में वो मेरी पूरी सहायता करेंगे। सो हमें नागरानी की तलाश में जाने की तैयारियां करनी चाहिए। और अगर नागरानी भी हमारे कब्ज़े में आ जाए तो जानते हो, बस्ती ही के नहीं बल्कि दूर दूर तक के सपेरों के जितने कबीले हैं वो सब हमारे गुलाम बन जाएंगे और फिर तुम्हारा तीजा आसपास के सारे कबीलों का अकेला सरदार होगा। हमारे पास नागरानी और शीशनाग की जोड़ी होगी तो फिर हमसे कौन आगे हो सकता है। अगर सुरीली ऐसे ही तैयार हो जाती और मेरा उससे ब्याह हो जाता तो हो सकता है कि उसके प्रेम के फेर में पड़कर नागरानी की तलाश छोड़ देता। अब तुम लोग बोलो, क्या कहते हो? तीजा मिल, तू हमारा यार था, अब तू हमारा सरदार बन चुका है। तेरा मन अगर कुछ चाहे तो क्या हम उससे इनकार करेंगे? अरे तुम्हारी यारी पर तो मुझे फ़ख्र है और ये ना सोचना कि सिर्फ तुमसे ही मैं फ़ायदा उठाता रहूँगा और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तीजा मिल सरदार है तो उसके ये चारों साथी भी सरदारी ही हैं। किसी की मजाल है कि ये कुछ चाहें और वो पूरा ना हो, बल्कि जब आसपास के कबीले भी हमारे गुलाम बन जाएं तो इन कबीलों के सरदार कौन होंगे? तुम ही लोग हो ना। और ये सब तो बात की बातें हैं। तुझसे हम अपनी यारी का कोई सिला नहीं चाहते, बस यार की यारी ही हमारे लिए काफ़ी है। चारों ने बीक वक़्त कहा। मुझे तुम पर फ़ख्र है, तो फिर अब नागरानी तलाश करने चलते हैं। चलो तैयारियां करो। तुम जानते हो कि सफ़ेद नाग की तलाश में हमें क्या तैयारियां करनी होंगी। सारे जंतर मंतर इकट्ठे कर लेना और उसके बाद ही हम सफ़र करेंगे। हम अभी से तैयारियां किए देते हैं। आओ मेरे साथ, मैं भी अब ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता। ठीक है महाराज, लेकिन एक बात पर गौर कर लो। क्या? अगर हम लोग सब के सब यहाँ से चले गए तो क्या हमारे पीछे बस्ती वाले कोई गड़बड़ नहीं करेंगे? नहीं, अब मैं इतना बौला भी नहीं हूँ। नाग देवता के बुत के सामने सौगंध खाई जाएगी कि जब तक मैं नागरानी की तलाश में नाकाम होकर ना आ जाऊँ
और यहाँ आकर ये बात ना करूँ कि कोई ऐसा काम नहीं होगा कि नाग रानी मुझे डस ले और उसकी खबर यहाँ आ जाए, तब फिर मेरी जगह कबीले का सरदार किसी को बनाया जा सकता है। और ये तो वैसे भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कबीले की रीतों रिवाज सब के लिए होते हैं और ये देवताओं का काम है। आप मनुष्य अगर इससे मुंह चुराएगा तो देवताओं का अजाब उस पर नाजल होगा। वो लोग वहाँ से चले गए। गुराज और माधु पिंजरों में बंद थे और दोनों के दोनों ही सोच में डूबे हुए थे। गुराज ने बूमा से कहा, अरे माधु, ये सुरीली क्या कह गई? क्यों महाराज, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बात तो परेशानी की है ना। अगर वो ससुरा सचमुच नागरानी को पकड़ लेता है तो क्या सुरीली अपनी शर्त पूरी कर देगी? माधु सोच में डूब गया। फिर देर तक खामोश रहने के बाद उसने मीठ सांस लेकर कहा कि एक बात मैं आपसे कहूँ महाराज, सच्ची बात है कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन सुरीली हमेशा की समझदार है। आपको पता है कि नागरानी को पकड़ना आसान काम नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हैं। वो तो है, मगर उस पापी ने शीश नाग पकड़ लिया है। अगर शीश नाग उसके कब्जे में आ गया है तो हो सकता है कि नागरानी भी उसके फेर में आ जाए। अब ये जब बात की बातें हैं महाराज, हमें तकदीर पर भरोसा तो करना होगा। अगर सुरीली मेरे भाग में लिखी है तो मुझे ज़रूर मिल जाएगी। वैसे आप मुझे खुद बताइए, इस समय जो कुछ हो रहा है आपको उसका अंदाज़ा है? सुरीली अगर वही बात करती कि मैं नहीं करूँगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि तेजा किस किस्म का आदमी है। सरदारी के काबिल तो वो है ही नहीं। वो एक लुच्चा लफंगा चोर है जो अपने मनपसंद की बात पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकता है। क्या समझे महाराज? हाँ, मुझे उसका अंदाज़ा है। बस देवता हम सब पर रहम ही करें। और वैसे भी वह बुरा आदमी है। जो देवताओं की सौगंध, मेरे लिए सरदारी किसी के हवाले करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई ऐसा आदमी होता जो एक अच्छा सरदार बन सकता, मगर सपेरों की इस बस्ती को एक बड़ा सरदार मिला है। अरे मुझे कौन सा चिमटे रहना था उस सरदारी से। जिम्मेदारी का काम होता है, बशर्ते कि मनुष्य उस आदमी को, उस जिम्मेदारी को समझे। गुराज के बाद किसे सरदार बनाएं, लेकिन एक ऐसे बुरे आदमी को जो दूसरों को अपनी ताकत के ज़रिए ज़हर करना चाहता है। उन लोगों के सरों से हटाना मेरे ख्याल में एक अच्छा काम था। और ये भी खुशी की बात थी कि नागरानी को पकड़ने के लिए तेजा को मेरा सहारा दरकार था। सांपों का खेल क्या होता है, मुझे उसके बारे में तफसीलात मालूम थी। बहरहाल एक अंदाज़ा मुझे बेशक था कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कैद कर लिया है, और वो भी उस वक़्त तक जब तक कि मुझे बाहर निकलने का कोई बेहतर मौका नहीं मिल जाता। और फिर कहानी ये भी बड़ी दिलचस्प थी और मैं उसके आगे बढ़ने का मुंतज़िर था, और उसके लिए मुझे 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। चौथे दिन मैंने देखा कि चारों जवान सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, ख़ास किस्म के साफ़े सरों पर बांधे हुए यहाँ पहुँच गए। तीजा मिल ने भी ऐसा ही लिबास पहना था। ये लिबास किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कंधों पर ख़ास किस्म की बांसों में डूबी हुई टोकरियां संभाल लीं और उसके बाद अपने घर से बाहर निकल आए। तीजा मिल उस टोकरी में मेरा संगारू रखा था और मैं उसमें मौजूद था। दूसरी तरफ उसने एक और खाली संगारू रखा हुआ था जो नाग रानी के लिए था। शायद बस्ती के बाहर दूसरे लोगों को इल्म हो गया था कि बस्ती का नया सरदार तीजा मिल नाग रानी की तलाश में जा रहा है। रसूमात अदा की जानी थी। तीजा मिल बाहर निकला तो मैंने देखा कि बस्ती के तमाम सपेरे अपने घरों से बाहर निकले और सब के सब खामोश तीजा मिल के मुंतज़िर खड़े हुए थे। तीजा मिल आगे बढ़ा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तब मैंने देखा कि वो लोग नाग के उस पथरीले मुजस्मे के पास आए जो अजीम शान था और अपनी हैबत से बहुत खौफनाक नज़र आता था। मैं समझ गया कि यहाँ क्या सा सिलसिला होने वाला है। तीजा मिल नाग के मुजस्मे के पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपने कांधों पर से सींगी उतारी और नीचे रख दी। उसके चारों साथी उसके दोनों सिमत 2-2 की तादाद में खड़े हो गए थे। पीछे तमाम सपेरे मौजूद थे। लक्सू को सबसे आगे बुलाया गया था और तेजा ने कहा,
लक्सू महाराज, तुम बस्ती के बड़े हो, मुझ पर जो शर्त लगाई गई है मैं उसे पूरी करने जा रहा हूँ। बस्ती के लोगों की जानब से तुम नाग देवता के चरणों में हाथ रखकर सौगंध खाओ कि मेरे पीछे मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे मेरी सरदारी को खतरे में पड़े। बोलो, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जो कुछ तू कहता है तेजामिल, वो सपेरों के कबीले के रीत और रिवाज हैं, हम उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? अरे बस्ती वालों, बताओ, तेजा महाराज जो कुछ कह रहे हैं, क्या तुम मुझे सौगंध खाने का हक देते हो? हम तुम्हें सौगंध खाने का हक देते हैं, बस्ती वालों ने एक आवाज़ में कहा। तेजामिल फिर वही अल्फाज दोहराए और उसके नतीजे में लक्सू ने फिर बस्ती वालों से पूछा और बस्ती वालों ने जवाब दिया। गालबन 3 दफ़ा यह सवाल किया जाता था। आखिरी बार जब बस्ती वालों ने लक्सू को सौगंध खाने के इख्तियार दिए तो लक्सू ने कहा, अब सब खामोश हो जाओ और मेरी दोस्ती और मेरी दूसरी बात सुनो कि तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे इस सौगंध खाने से रोकना चाहता है, ताकि उसका फैसला अभी हो जाए और बाद में तुम ये ना कहो कि हमने ज़ुबान बंद रखी थी। लक्सू राम के इस सवाल के जवाब में हर सिमत खामोशी छाई रही। लक्सू राम ने यह सवाल भी 3 बार किया और 3 बार उसे इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने कहा, ठीक है तेजामिल, मैं सौगंध खाता हूँ कि तेरे पीछे हम तेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे और जब तक तू वापस नहीं आ जाता हम तेरी सरदारी की हिफाजत करेंगे। तो फिर मैं भी सौगंध खाता हूँ कि अगर नागरानी को ना पकड़ सका तो सुरीली से शादी का ख्याल दिल से निकाल दूंगा और जिसके साथ चाहे वो शादी कर सकती है। ये सौगंध खाकर मैं पाबंद हो गया हूँ कि इस बात का कि नागरानी को पकड़ लाऊं या नाकामी का ऐलान कर दूं। ठीक है, हमें तुझ पर विश्वास है तेजामिल, अब तू आराम से अपने काम पर जा। तेजामिल ने अपनी सींगी उठाकर कांधों पर रखी और अपने साथियों को इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नाग देवता के मुजस्मे की हद से बाहर निकल आया और उसके बाद उसने एक ख़ास सिमत का रुख किया। गोया इस मंसूबे का आगाज़ हो चुका था और वो अपनी इस मुहिम पर चल पड़ा था। मुझे आराम से सफ़र करने का मौका मिल रहा था। संगारू में मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और अब इस सफ़र के दौरान मुझे नए नए रास्ते देखने को मिल रहे थे। वो लोग ये सफ़र पैदल ही करते रहे। गालबन उन्होंने नागपुर नामी किसी जगह का नाम लिया। गोया वहाँ नागरानी के मिल जाने के अमकानात हो सकते थे और नागपुर तक का ये सफ़र नहायत ही कठिन और दुश्वार गुजार था। संगलाक पहाड़ों, वादियों, दर्रों और चट्टानों से उन्हें गुजरना पड़ा था। बेशक सुरीली चालाक थी और उसने एक ऐसे काम के लिए उसे भेज दिया था जिसमें जगह जगह जिंदगी के खतरात मौजूद थे। लेकिन एक ख़ास बात यह थी कि अव्वल तो वो पैदल थे, दूसरी बात यह थी कि वो उन्हीं जंगलों और पहाड़ों के रहने वाले थे और यहाँ के सफ़र से बखूबी वाकफियत रखते थे। उनके लिए बारहा ऐसे ख़तरनाक मराहल सामने आए जो मुझे भी दुश्वार गुजार नज़र आए। वो लोग इंसान की हैसियत से उन कठिन रास्तों को अबूर करने में नाकाम भी हो सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि वो नहायत चाकबदस्ती से अपना सफ़र तय करते हुए चले जा रहे हैं और गालबन तवील अरसे के बाद उन लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने का मौका मिल सका। मैं उनकी गुफ्तगू सुनता रहता था। नागपुर को तलाश कर रहे थे और वो उसके रास्ते दरियाफ़त कर रहे थे। उसके कुछ निशानात भी थे। मैंने भी उन निशानात को देखा। पीली ज़मीन थी और उस पर काले पहाड़। हाँ, बड़ा हैरत अंगेज़ इम्तज़ाज था। ये काली काली चट्टानें जिसे हम संगे गमान कह सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो इंतहाई स्याह रंग के थे और पहाड़ों की दुनिया में एक अजीबो गरीब रंगो रूप के हामिल। मैंने उनसे पहले संगे गुमान के पहाड़ नहीं देखे थे। संगे मरमर की निस्बत वो उतने ही काले स्याह थे कि दोनों के मजाज में मुख्तलिफ कैफियतों का साफ अजहार हो सके। वो संगे गमान की चट्टानों के दरमियान से गुजरते रहे। काले रंग की वजह से यहाँ का माहौल भी बड़ा सोगवार और ख़तरनाक सा था। फिर अपने सफ़र का आखिरी हिस्सा तय करने के बाद वो नागपुर पहुँच गए। यहाँ सींगियाँ रख दी गईं और वो लोग ज़मीन पर लंबे लंबे लेट गए। गालबन वो अपनी थकर दून कर रहे थे। पूरा दिन उसी अंदाज में गुजर गया।
यहाँ ज्यादा तपश और गर्मी भी नहीं थी, बल्कि माहौल पर एक बोझल सी कैफियत तारी रहती थी। काले पहाड़ों की वजह से यहाँ इतना तारीक माहौल पैदा हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और बिलाशुबा ये एक हैरत अंगेज वादी थी। लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं रात की तारीकियों में भी उसी तरह देख सकता था जिस तरह दिन की रोशनी में। वो काफ़ी देर तक यहाँ लंबे पड़े सस्ताते रहे, और उसके बाद तीजा मिल ने कहा, नागपुर का इलाका शुरू हो गया है, हम लोगों को अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी करना चाहिए। हाँ महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, मंत्र पढ़कर लकीरें खींच देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग मंत्र पढ़ने बैठ जाओ, मैं होशियार रहता हूँ, तीजा मिल ने कहा। चारों चौर चार कोनों पर बैठ गए। वो न जाने क्या क्या बदबदाते रहते। बहुत देर तक ये कैफियत रही, और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी से अपने गिर्द हिसार बनाया और उसके बीच बैठ गया। बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब आधी रात को चांद निकला और उसकी मैली रोशनी उन पहाड़ों पर पड़ी और उन्हें मुकम्मल तौर से रोशन करने में नाकाम रही, तो मैंने देखा कि उस इलाके के मुख्तलिफ गोशों में सांप मंडलाते फिर रहे हैं। काले स्याह रंग के नाग, छोटे बड़े, पीले, कोड़ियाले, हर किस्म के पहाड़ों और पत्थरों से चिमटे हुए नजर आ रहे थे। बड़ी हैरतनाक बात थी, रात की तारीकी में ये सांप न जाने कहाँ से बाहर निकल आए थे। आहिस्ता आहिस्ता सांप उनकी जानब भी बढ़े। मैंने उन सब को संभल कर बैठते हुए देखा, लेकिन मैंने देखा कि आने वाले सांप उस हिसार से अंदर नहीं आ रहे थे जो उन्होंने कायम किया था। बहरतौर इंसान ने जीने के लिए थोड़े बहुत इंतजाम तो किया ही है। मैं उन लोगों का किया हुआ इंतज़ाम देख रहा था जो मुझे खासा दिलचस्प लगा था। चांद आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय करता रहा और उसके बाद गरूब हो गया। एक बार फिर फिजा में तारीकी ही तारीकी फैल गई। दूसरी सुबह मैंने उन लोगों को वहां से आगे बढ़ते हुए देखा। वो काले पहाड़ों की एक घाटी से उतर रहे थे। घाटी में लातादाद सांपों के सुराख नजर आ रहे थे। जगह जगह बिल बने हुए थे और बाद जगह सांप बाहर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। अब मुझे अंदाजा हुआ कि रात की तारीकी में इतने सारे सांप कहाँ से निकल आए थे। जमीन पर सांपों की लकीरें ही लकीरें फैली हुई थीं। बिलाशुबा ये नागपुर था, नागों की वादी, जो एक रवायती हैसियत रखती थी। उन लोगों के ख्याल के मुताबिक नाग रानी को यही होना चाहिए। वो अपने जंतर मंतर पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे। मैं भी उनके पास मौजूद था, लेकिन यहाँ उन्होंने बीन बजाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अगर यहाँ वो बीन बजाते तो हजारों की तादाद में सांप आकर उनके जिस्मों से चिमट कर रह जाते, और ये एक खतरनाक कदम होता। दोपहर सर से गुजर गई, शाम के साए उतरने लगे और तीजा मिल मारा मारा फिरता रहा। फिर रात हो गई। उन लोगों ने आराम के लिए एक जगह मुंतखब कर ली। वैसा ही हिसार बनाया गया और वो लोग उसमें वक़्त गुजारने लगे। उसके बाद तकरीबन 6 या 7 दिन तक वो इसी तरह दिन और रात गुजारते रहे। नाग रानी की तलाश में वो ज़मीन पर निशानियां देखते फिर रहे थे। फिर मैंने तीजा मिल को यह कहते हुए सुना, देवताओं की सौगंध, नाग रानी यहीं इस इलाके में मौजूद है। ये ज़मीन का दूसरा परत है, यही नाग रानी का नशीमन है। और मेरे भाइयों, नाग रानी यही है। मेरे भाइयों, नाग रानी हमें यही मिलेगी। लेकिन सरदार, ये बात तुम कैसे कह सकते हो अपने जीवन भर के तजर्बे की बिना पर? अगर इतना आसान होता नाग रानी का मिल जाना, तो क्या दूसरे कोशिश ना करते? पागल हो तुम लोग। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हम अब तक नागों से क्यों बच रहे हैं? क्या मतलब? शीश नाग हमारे साथ है, वरना इस इलाके में किसी का इतनी दूर तक अंदर आ जाना नामुमकिन है। तीजा मिल कीजिए, ये बात तो हमारे मन से निकल ही गई थी। तो फिर अब हम अपने दूसरे काम का आगाज़ करते हैं। क्या करोगे महाराज? मैं मंत्र पढ़ता हूँ और उसके बाद शीशनाग महाराज से बातचीत करता हूँ। वो तरह तरह के सवांग रिचा रहे थे। एक ख़ास किस्म की घास के पत्ते निकालकर चारों तरफ फैलाए गए। बीच में जगह रखी गई। फिर एक सफूफ लगाया गया और थोड़ी सी आग सुलगाई गई। तीजा मिल पालती मारकर आंखें बंद करके बैठ गया और होंठों ही होंठों में अपना मंत्र पढ़ता रहा।
दिलचस्प बात यह थी कि उस बदबख्त को मालूम ही नहीं था कि असल में उसके सामने शीशनाग है ही नहीं। ये तो एक ऐसा अमल था जो मुझ पर हो गया था और मैं सांप की सूरत नजर आने लगा था। अब मेरी शक्ल सूरत को देखकर मुझे शीशनाग समझ लेते या कुछ और उसके लिए मैं क्या कर सकता था। तीजा मिल ने बहुत देर तक अपना ये मंत्र जारी रखा। इस दौरान वो खुशबूदार सफूफ नुमा चीज उठाकर उस जलती हुई आग में डालता जा रहा था। इस हौलनाक वादी में ये अमल इंसानी निगाहों के सामने आता तो यकीनन उसे देखने वाले खौफजदा हो जाते और ये सब कुछ उनकी समझ में ना आता। बहरहाल ये अमल ना जाने कब तक जारी रहा और उसके बाद तीजा मिल अपनी जगह से उठा और संगारों के सामने आ बैठा। उसने कहा, हे शीशनाग महाराज, मेरा और आपका तन मन का संगम हो चुका है और अब ना आप मुझे धोखा देंगे और ना मैं आपको। नागरानी मिल जाए तो आपकी भी जोड़ी बन जाए और उसके नतीजे में मुझे भी गर्दन उठाकर जीने का मौका मिले। शीशनाग महाराज, मुझे दूर ना होना। मैं तुम्हें नागरानी की तलाश के लिए कष्ट देना चाहता हूँ। मैं खामोशी से फन फैलाए उसे देखता रहा और उसके बाद उसने एक बोतल से दूध निकाला और उसे एक प्याले में भरकर कोई चीज उसमें डाली और मेरे सामने रख दिया। मैं खामोशी से उस दूध को देखता रहा। हालांकि अगर मैं चाहता तो संगारों से गर्दन निकालकर दूध पी सकता था, लेकिन मैंने दूध ना पिया। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा। फिर उसने कहा, नागराज ने अभी मेरी आरज़ू पूरी नहीं की दोस्तों। अभी नागराज के लिए और मंत्र पढ़ना पड़ेंगे। गालबन उसका ख्याल था कि दूध पी लेने का मतलब ये है कि मैं उसकी बात से मुतफिक हो चुका हूँ और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ये दूध भी पी सकता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसे कबूल नहीं कर रहा था। इससे पहले जो कुछ मैंने किया था उसका नतीजा भुगत रहा था। अब ना जाने उस गंदी शय में क्या कुछ शामिल हो। कामबख्त पदम चंदी, अब मैं उसे बुरा कहने मैं अपनी जुबान को लड़खड़ाते हुए नहीं महसूस करता था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब वो मेरा गुरु नहीं रह सकता। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कामबख्त पदम चंदी मुझे अपने ज्ञान में से कुछ हिस्सा दे देता तो शायद मेरे अंदर ये शक्ति भी पैदा हो जाती कि मैं इस किस्म के मामलात को समझता अब क्या करना चाहिए। उसने अपना मंत्र जारी रखा। चारों साथियों के चेहरों पर भी तशवीश के आसार नजर आ रहे थे। इसका मकसद ये था कि उससे अहदो पैमान करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो उसे दगा देकर कहीं गुम ना हो जाऊं, बल्कि उसके पैरोकार की हैसियत से उसके लिए नागरानी को तलाश करूं। बहरहाल ये काम किया जा सकता था, लेकिन दूध पीना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था। पता नहीं उसके क्या असरात मुरतब हों। हो सकता है कि मैं वाकई उसकी गुलामी में आ ही जाऊं, और ये मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे उसका इल्म नहीं था। गर्द के वक्त गुजरता रहा और वो अपना मंत्र जारी किए रहा। आज चांद कुछ ज़्यादा ही चमकदार था और अव्वल रात मैं ही निकल आया था। रोशनी फैल गई थी। फिर मैंने वो मंजर देखा जो उन लोगों ने भी देखा। सांपों का एक बहुत बड़ा गोल बरामद हुआ जो बराबर बराबर चल रहा था और उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। फिर उन सांपों की पुश्त पर मैंने एक सफ़ेद सांप को सवार देखा। वो इतनी तेज़ी से हमारे सामने से गुजरते थे कि हमारी आंखों में बिजली सी कूद गई। तीजा मिल के हलक से सहरज़दा आवाज़ निकली, नागरानी, नागरानी। दर हकीकत वो नागरानी ही थी, सांपों की पुश्त पर इस तरह सवार जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत लोगों के साथ जा रही हो। और फिर उनकी रफ्तार ही इतनी तेज थी कि हम लोग उन्हें देखते ही रह गए। वो तेजी से हमारे सामने से गुजर गए और तीजा सहरज़दा सा रह गया था और उसने खुशी भरी आवाज में कहा, हे भगवान, हे भगवान, वो नागरानी ही है। ये नागरानी का ही इलाका है। हमारी मनोकामना पूरी हो गई। शीशनाग महाराज, अपनी प्रेमिका को भी देखकर तुम्हारे मन में कोई बात नहीं जागी? मुझसे बातें करो, मेरी आंखों में देखो, मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे। उस वक़्त मेरे दिल में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मैं ज़हनी तौर पर उससे हम कलाम हो जाऊं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो दोनों घुटने मोड़े हुए मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें संघारों से निकाल दूंगा शीशनाग महाराज।
और उसके बाद तुम नागरानी के पास पहुंच जाना। तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि यहाँ नागरानी मौजूद है। महाराज, प्रेमी को प्रेम का मिल जाए, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। मेरा काम कर दो, बेगौनत मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। तब मैंने जहनी तौर पर उससे कहा, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तीजा मिल, तो ठीक है, मुझे खोल दे, मैं संगारों से बाहर निकलना चाहता हूँ। तीजा मिल ने जैसे ही मेरे अल्फाज सुन लिए, वो कुची से उछल पड़ा और मुसर्रत भरे लहजे में अपने दोस्तों से बोला, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। नाग महाराज बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने उनकी आवाज़ अपने मन में सुनी है। मेरा ख्याल है कि शीशनाग महाराज को खोल दिया जाए। तुमने अभी देखा कि सफ़ेद नागन बिजली की तरह तड़प कर यहाँ से निकली है। वो कहीं भी होगी, शीशनाग महाराज की खुशबू सूंघकर उनके पास पहुँच जाएगी। हम उनका पीछा करेंगे। ठीक है महाराज, आप देख लीजिए, जिस तरह आपका मन शांत हो। मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। और वो चारों उसके साथी इतनी हिम्मत नहीं कर सके थे। उनमें से एक ने कहा, अब जो भी आप मुनासिब समझे करें, हम ज़रा हट जाते हैं। ठीक है, जाओ। लेकिन मैंने नाग महाराज की आवाज़ साफ तौर से सुनी है। वो चारों हटकर दूर चले गए। तीजा मिल मेरे सामने मौजूद था। मैं संगारों से बाहर निकलने के लिए बेचैन था। तीजा मिल ने संगार खोल दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला और फिर कुंडली मारकर तीजा मिल के सामने खड़ा हो गया। तीजा खामोशी से मुझे देख रहा था। उसने कहा, महाराज, नागरानी आपकी प्रेमिका मौजूद है। वो यहीं कहीं होगी, आप उसे तलाश कर लीजिएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ही मेरी निगाहें आसमान की जानब उठ गई थीं। आसमान के बीचों बीच पूरा चांद निकला हुआ था और ये रोशनी उसकी ही फैली हुई थी जो ज़मीन को मुनव्वर कर रही थी। चांदनी रात, पूरा चांद, पूरा चांद, ये पूर्णमासी की रात थी और मेरे अंदर सरसराहटें बेदार होती जा रही थी और ये सरसराहटें मुझ पर एक नशा आवर कैफियत तारी कर रही थीं।